हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केंद्र। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम लोग शुरू करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश ये कब से कब तक था? 322 से लेके 185 बीसी तक। एक बार की बात है दोस्तों, तक्षशिला प्रांत में अकाल पड़ता है और वहां से जो चाणक्य थे, जिनको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, वह राजा घनानंद के दरबार में आते हैं अपनी समस्या बताने के लिए। जब वह अपनी समस्या राजा घनानंद को बताते हैं तो राजा घनानंद उनको अपमानित करते हैं और इनकी बेइज्जती करते हैं। तब जो चाणक्य थे अपनी चोटी पकड़कर प्रण लेते हैं कि एक दिन मैं घनानंद को परास्त कर दूंगा और उनको खत्म कर दूंगा। फिर जो चाणक्य थे एक व्यक्ति की तलाश में निकलते हैं जो घनानंद से युद्ध करे और उसे पराजित कर सके। घनानंद ढूंढते ढूंढते चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढ निकालते हैं और उन्हें इस प्रकार तैयार करते हैं कि वह घनानंद को परास्त कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह घनानंद से युद्ध करते हैं और घनानंद को परास्त कर देते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं मगध साम्राज्य में, जो कहलाया मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और यह था 322 से लेके 185 बीसी तक था। और इस मौर्य वंश में ये सारे राजा आए, इनको हम याद करते हैं। जो दो पहले राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और ये कब से कब तक थे? 322 से लेके 298 बीसी तक। उसके बाद जो है वो थे बिंदुसार, जो थे 298 से 273 बीसी तक। उसके बाद जो आते हैं वो थे सम्राट अशोक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कब से कब तक रहे? ये रहे 273 से लेके 232 बीसी तक। तो पहले ये तीन राजाओं को हम लोग याद करते हैं। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये हो गए तीन। इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये सारे शासक आए, वो थे कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीसुक और बृहद्रथ। एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि सम्राट अशोक के पोते कौन हैं, तो उसका आंसर था दशरथ। इसलिए यह भी हम लोग को याद करना जरूरी है। और लास्ट टाइम मेंस में भी पूछा जा चुका है कि सम्राट अशोक के बाद तीन शासकों के नाम लिखे मौर्य साम्राज्य के। तो ये तीन नाम हम लोग लिख सकते थे, कुणाल, दशरथ, संप्रति या फिर शालीसुक या फिर बृहद्रथ। व्यापम के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जो कि हम लोग को याद करना है। तो चलो इनको भी हम लोग याद करते हैं। तो अशोक के बाद आए कुणाल, कुणाल के बाद आए दशरथ, दशरथ के बाद आए संप्रति, संप्रति के बाद आए शालीसुक और जो अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ। तो कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीसुक और लास्ट वन बृहद्रथ। कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीसुक और अंतिम शासक थे बृहद्रथ। तो सबसे पहला है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ, दशरथ के बाद संप्रति, संप्रति के बाद शालीसुक और जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे शासकों का नाम याद हो गया होगा मौर्य वंश के। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ये कब से कब तक थे? 322 से लेके 298 बीसी तक। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग शॉर्ट में सीजीएम लिखे हुए हैं। सी से चंद्र, जी से गुप्त और एम से मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। ठीक, इनके गुरु
और वह महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कौटिल्य बोलते हैं। और इसका असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इसको भी एग्जाम में पूछा गया है कि चाणक्य का असली नाम क्या था? तो वो था विष्णुगुप्त। और इन्होंने अपनी बुक लिखी, पुस्तक क्या लिखी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो बुक है यह राजनीति के बारे में बताता है। ठीक, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन ये किसके बारे में बताता है? राजनीति के बारे में बताता है। इसमें चाणक्य ने क्या लिखा है कि प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी होती है। और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मौर्य वंश के बारे में मौर्य वंश के बारे में हमें किस बुक से पता चलता है? तो आपको आंसर लेना है अर्थशास्त्र। ठीक, ये हो गया अपना चाणक्य। उसके बाद यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेकेंड्रोकोडस कहते थे। ये हमें किसने बताया? विलियम जोन्स ने बताया। विलियम जोन्स, जिन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1784 में की थी। जस्टिन इन्हें डाकुओं का गिरोह कहते थे, जस्टिन जो थे वो। और प्लूटार्क क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर आया और भारत को जीत लिया। उसके बाद पहले हम लोग इसमें आते हैं, सेल्यूकस आक्रमण। सेल्यूकस आक्रमण कब हुआ? 305 बीसी में। ये जो सेल्यूकस है ये सिकंदर का सेनापति था। और सेल्यूकस ने आक्रमण किया 305 बीसी में। और हिंदू कुश पर्वत में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध हुआ। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध कहां हुआ था? तो आपको आंसर लेना है हिंदू कुश पर्वत पे। यहां पर सेल्यूकस हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। उसके बाद जब सेल्यूकस हार जाता है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कह देते हैं? काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और इराक उन्हें दे देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो और बड़ा हो जाता है। और क्या करता है? अपनी जो पुत्री रहती है, कौन? हेलना। हेलना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। हेलना का और नाम क्या था? तो कर्णालिया था। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलना थी उसका और क्या नाम था? तो उसका और नाम था कर्णालिया था। उसकी एक और पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो थी दुर्धरा। ठीक है, आप लोग को याद करने में आसानी होगा। जो हिंदुस्तानी थी उसका नाम था दुर्धरा और जो विदेशी थी उसका नाम क्या था? हेलना। इस दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और देखो जो स्रोत है मौर्य वंश के बारे में जानकारी की, तो वो है अर्थशास्त्र जो हम लोग पहले देखे अभी। उसके बाद इंडिका। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। जब सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है तो वह 3 चीजें देता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। पहले तो काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और इराक को देता है। दूसरी, अपनी पुत्री की शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और तीसरा, जो उनका दरबारी था मेगास्थनीज, उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। जो मेगास्थनीज था इसने बुक लिखा इंडिका। ठीक है, क्या लिखा उसने? बुक इंडिका। इंडिका से हमें मौर्य वंश के नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश के नगर प्रशासन की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो आपको आंसर लेना है इंडिका। ठीक, एक और याद रखना है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाल दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाल दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? हम लोग को वृषल कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को।
वृषल मतलब होता है कुलहीन। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस कुल के हैं वो किसी को नहीं पता था। तो ये तीनों बुक एक बार और हम लोग देखते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा है हम लोग का? कौटिल्य ने लिखा है, जिससे हम लोग को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है, जिससे कि हम लोग को मौर्य वंश के नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। और तीसरा जो है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? विशाखदत्त। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल यानी कुलहीन, किस कुल का है पता नहीं था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा। इसने नंद वंश का अंत किया महापद्मनंद को परास्त करके, और यूनानियों को भारत से भगाया। हम लोग देखे अभी सेल्यूकस को हराया इसने। उसके बाद इसका जो साम्राज्य था यह बहुत बड़ा था। कहां कहां तक था? हम लोग उत्तर में देखे तो तक्षशिला, जो कि अभी अफगानिस्तान साइड है, और दक्षिण में देखे तो सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी हम लोग का कहां है? कर्नाटक में है। और अवंती, अवंती यानी उज्जैन, और प्राय प्रदेश मतलब पाटलिपुत्र। इतना विशाल साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद इसी के समय में पहली जैन संगीति होती है। ठीक है, पहली जैन संगीति होती है। और क्या बोलते हैं कब हुआ? 322 बीसी में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। इन्हीं भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा अपना प्राण त्यागा। कहां त्यागा? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण कैसे त्यागा? तो संलेखना द्वारा उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। और कहां त्यागा था? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक। वर्तमान में यहाँ पे अभी बहुत बड़ी गोमतेश्वर की प्रतिमा है, जिन्हें चामुंडराय ने बनाया था। मौर्य वंश में जो कर था हमारा, कर था जो वह था हमारा 1/6, और इसी को या फिर हम लोग कहते हैं 16.66%। विभागों के जो मंत्री थे उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग आत्मय कहते थे। ठीक है, विभागों के जो मंत्री थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? आत्मय कहते थे। और जो विभागों के प्रमुख होते थे उसको हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे अध्यक्ष। क्या कहते थे? अध्यक्ष। और जो 18 सदस्यों के जो प्रशासनिक अधिकारी का समूह था उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे हम लोग तीर्थ कहते थे। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बाद हम लोग इसके पुत्र बिंदुसार को देखेंगे। बिंदुसार, बिंदुसार कब से कब तक थे? 298 से 273 बीसी तक। इनके जो पिता थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनकी माता का नाम क्या था? दुर्धरा। ठीक, इसका अन्य नाम क्या था हमको? सिंहसेन। सिंहसेन जो नाम मिलता है बिंदुसार का हमें जैन धर्म के ग्रंथ से मिलता है। और इसे अमित्रोकोडस भी कहते थे। अमित्रोकोडस मतलब अमित्रघात, ये होता है अमित्रोकोडस। इसके दो पुत्र थे। कौन कौन थे? सुसीम और अशोक। ये जो सुसीम था ये था तक्षशिला का गवर्नर। एक बात याद रखना है, यह जो तक्षशिला है यह मौर्य वंशों के समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। एग्जाम में बार बार पूछता है कि मौर्य वंशों के समय शिक्षा का केंद्र कौन सा था। तो आप लोग को आंसर लेना है तक्षशिला। तक्षशिला के ही शिक्षक कौन थे? चाणक्य। तक्षशिला के शिक्षक कौन थे? तो चाणक्य। और अशोक जो था वह था मालवा का गवर्नर, मालवा व उज्जैन का। यहां पे एक बात और याद रखना है कि मौर्य वंशों के समय शिक्षा का केंद्र तक्षशिला हुआ करता था और गुप्त लोग के समय नालंदा हुआ करता था। गुप्त लोग के वंश के समय नालंदा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यह भी आप लोग को याद रखना है। इसके जो महामंत्री थे वो थे चाणक्य और राधागुप्त दोनों।
चाणक्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पुत्र था राधागुप्त, वह बिंदुसार का महामंत्री बनता है। उसके बाद इसका संप्रदाय याद रखना, बार बार पूछता है। जो बिंदुसार था वह था बिंदुसार जो था वह था आजीवक संप्रदाय का था, जिसकी स्थापना मैखड़ी गोशाल ने की थी। जो अन्य शासक आते हैं मौर्य वंश के, वो सारे या तो जैन धर्म के होते हैं या तो बौद्ध धर्म के होते हैं, लेकिन बिंदुसार जो एकलौता शासक था वह था आजीवक संप्रदाय का, इसलिए बार बार इसे एग्जाम में पूछता है। ये जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे, ये लोग एक डंडा धारण करते थे, इसलिए इन्हें एक दंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक दंडी भी कहा जाता है आजीवक संप्रदाय के लोगों को। इसने बिंदुसार ने सीरिया के शासक को पत्र लिखकर 3 चीजें मंगाई थी। क्या क्या मंगाई थी? एक मंगाई थी मीठी मदिरा मंगाई थी, दूसरा सूखी अंजीर मंगाई थी और तीसरा दार्शनिक मांगे थे। इसमें से सीरिया के शासक ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि दार्शनिक में जो साम्राज्य होते हैं उसके गुप्त चीजें लिखी होती हैं, इसलिए दार्शनिक देने से मना कर दिया। इसके समय डायमेकस भारत आया था। डायमेकस किसके समय भारत आया था? बिंदुसार के समय भारत आया था। एक बार क्या होता है, बिंदुसार बीमार पड़ जाता है और उसी समय तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। तो तक्षशिला का दमन करने सुसीम गया हुआ था और जो बिंदुसार है वह अशोक को शासक बनाना नहीं चाहता था। में भी अशोक को चंद्र रोग की बीमारी थी, इसलिए बिंदुसार पसंद नहीं करता था कि अशोक शासक बने। बिंदुसार सुसीम को अगला राजा बनाना चाहता था, लेकिन जो राधागुप्त है, राधागुप्त नहीं चाहता था कि सुसीम राजा बने, इसलिए अशोक को बुला लेता राधागुप्त और अशोक को मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बना देता है। तो अशोक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर ये वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।